तो जनाब अब ये चौथा और आखिरी हिस्सा हो गया है और मेरा ख्याल है मुमकिन है थोड़ा कदर लंबा भी हो जाए। आपके आर्ट्स का सफर हमने देखा और आपने ला के तोड़ा तान उसकी अपनी मौसीकी के ऊपर। मुझे मालूम है कि आपके अंदर एक खूबी और भी बड़ी अच्छी थी, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे। जी बिल्कुल, वो भी इत्तेफाक से मुझे मौका मिला वॉइस ओवर करने का, बल्कि कैसे? डबिंग करने का। डबिंग की भी आप आर्टिस्ट तो थे? हमारे बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई के दोस्त परवेज़ बशीर मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। परवेज बशीर साहब, जी हाँ। पीवी। जी, पीवी अल मारूफ पीवी। जी 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 जी। तो बेहतरीन पीवी, वॉइस आर्टिस्ट। जी, ही वाज़ अ वंडरफुल वॉइस आर्टिस्ट। तो मैं उनके दफ्तर अपने भाई से मिलने के लिए जाता था, भाई के साथ जाता था। तो गपशप होती रहती थी। एक उनके पास असाइनमेंट आई, कुछ इंग्लिश फ़िल्म्स उन्होंने डब करनी थी और जिन साहब को उन्होंने शामिल किया था इस प्रोजेक्ट में अपने साथ, वो भाग लिए थे। कोई मतलब कुछ भारी पत्थर समझा उन्होंने, चूम दिया भारी लोगे। पत्थर से चूम के छोड़ दिया उन्होंने। हाँ। अब वो वहाँ पे आके अटक गए। एक तो उसकी ट्रांसलेशंस करनी थी और लिप सिंक ट्रांसलेशन, जी जिसमें बीज एंड डब्ल्यूज इनका ख्याल किया जाता है, यानी लिप मूवमेंट के जी ऊपर जी बिठाना जी होता है आपने जी। अंग्रेजी से उर्दू में जब आप ट्रांसलेट करें। बहुत मुश्किल फन है। बहुत मुश्किल फन है और उसको लिखना जो है ना, जो लिप सिंक स्क्रिप्ट लिखना जो है, वो एक यानी बड़ा। आप अंग्रेजी की पूरी स्टोरी सुन रहे हैं जी और हाँ। लिख ऐसे रहे हैं कि जब आर्टिस्ट उसे बोले तो फिर बी नहीं, और डब्ल्यू का उसको ऐसे ख्याल उसको है। पहले तो आप लिटरल ट्रांसलेशन होती है उसकी, यानी जो उसने कहा है उसका मक्स जो है वो आपने पेश कर फिर लिख इसको लिया, अपने पेंसिल अल्फाज। पेंसिल से लिख लिया आपने। उसके बाद आप अंग्रेजी को पढ़ते गए, उसके बीज एंड डब्ल्यूज गिनते गए कि ये स्पीड ब्रेकर जो है वो कितने कितने फासले पे आ रहे हैं, और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जुमले को आपने कि वो बैठ जाए उसके ऊपर। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ भैया, बड़ा आसान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे ऊपर। ये चैट जीपीटी और ओ डीपसीक, यस, ओ यस, ओ वरना यस। कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मगर सबसे हमारी नस्ल का जो सबसे बड़ा फायदा है जी, वो ये कि हम मेहनत के आदी हो गए। ये बात सही है। मैं वो एक बड़ा अजीब सा एक अलग सा मौजू है कि मुझे तो बड़ा खौफ आता है। जी हाँ। और पिछले तो हमारे एक बड़े साथी थे, बड़े अच्छे हैं, वो अभी भी आने वाला है उनका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। जी हाँ। तो उनसे मैंने यही सवाल किया था कि जब आप इल्म को एक कैप्सूल की तरीके से कर देंगे तो आदमी अपने बिस्तर से उठेगा क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। तो जो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा आज का मौजूद नहीं है। जी हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये क्रिएटिविटी को किल करती है, जी। क्योंकि आपके सोचने का काम कोई नहीं है, आपने जी उसको हाँ। जी कहना है एक और प्रॉम्प्ट लिखो, एक और प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट लिखो। करना है जी आपने हाँ जी। उसको। अच्छा, तो इस तरीके से आप आए। कौन सी फिल्म थी वो जिसकी आपने डबिंग की? वो मुख्तलिफ फिल्में थी, उसमें एक प्रोमिनेंट मूवी जो थी वो डॉक्टर जिवागो थी। अच्छा 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 तो अच्छा। डॉक्टर जिवागो की मैंने मतलब लिप सिंक स्क्रिप्ट लिखा हाँ। और हम रिकॉर्ड करने के लिए बैठते थे और बहुत आराम से रिकॉर्डिंग हो जाती थी, बीज एंड डब्ल्यूज बैठ जाते थे। तो आप स्क्रिप्ट भी लिखते थे और आप उसको फिर पढ़ते भी थे? पढ़ने यूँ हुआ कि ज़ाहिर है टैलेंट चाहिए था, सस्ता टैलेंट चाहिए था, क्योंकि वो उन्होंने जो बजट अप्रूव कराया था उसमें मिसकैलकुलेशन हो गई थी अच्छा। और जो साहब भागे थे उनकी वजह यही थी। हाँ। तो वो मैंने उनको आई आई एज अ फ्रेंड आई वांटेड टू बेल हिम आउट ऑफ इट। तो मैं अपना टाइम और एफर्ट उनको मैंने दी कि उससे निकाल लें हम। तो उसी इसी प्रोसेस के अंदर मैंने डबिंग भी की उनकी इस फिल्म के अंदर डॉक्टर जिवागो में। ना सिर्फ मैंने की बल्कि मेरी 3 बेटियां जो हैं वो उस वक्त स्कूल में पढ़ती थी, अच्छा। यानी 7वीं और 9वीं की स्टूडेंट थी। तो वो भी आके जो है वो वॉइस ओवर्स करती थी, वहाँ पे डबिंग करती थी। तो बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। उसके बाद फिर बेटियां जो है मेरी वो चल पड़ी इस फील्ड के अंदर, अच्छा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के फौरन बाद जो है वो एकदम से टर्किश ड्रामों का बूम आया। जी 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 जी, तो जब बिल्कुल टर्किश हाँ। ड्रामों का बूम आया तो वो दे वर ऑलरेडी रेडी जी। एंड स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ डबिंग, यू नो। दो चीजें एक साथ आई थी, एक तो अंग्रेजी फिल्मों के पंजाबी वर्जन जी हाँ। टीवी के ऊपर हुआ और उसमें पंजाबी डायलॉग से पीछे जी अंग्रेजी हाँ। चल रही है। तो इसमें आपने कौन कौन से अच्छे किरदार अदा किए अपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे, जो आपको मजा आया हो कि हाँ भाई ये मजा आया था उसको रिकॉर्ड करने में? मैंने कैरेक्टर्स तो मुख्तलिफ किए हैं। वह एक
कैरेक्टर जो है वो बड़ा फनी था। वो मैंने एक टर्किश ड्रामा था, उसमें एक कैरेक्टर था जो कि लुफंगा था गांव का। अच्छा। तो अब वो पता नहीं, अब मुझे नहीं पता था कि ये आगे चल के क्या निकलेगा, क्योंकि मुझे जो उन्होंने दिखाया था पार्ट उसका, तो उसमें तो वो ज़रा जैसे होते हैं ना टिपिकल पठान टाइप के, उस तरह गांव में काम करने वाले, तो उस तरह का मुझे लगा, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था उस रोल आपने को। एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि आपको मालूम था कि आपकी आदत ये है कि आप हमेशा किरदार को अपने ऊपर तारी करते जी थे जी जी जी, और उस बस किरदार में गर्क थे। बस यही तो था। क्या आप समझ रहे थे कि ये किरदार मेरे लिए बना नहीं, है, मुझे नहीं पता या था। मुझे फिर मैंने जिस वक्त उसका पार्ट देखा था ना, हाँ, उससे मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जाके कैरेक्टर क्या बन निकलने वाला है। वो था क्या कैरेक्टर से, उसमें क्या चीज थी वो मुझे। बहुत लुफंगा, मतलब ये कहते हैं औरतों को घूरने वाला और चस्केबाज। लेकिन वॉइस ओवर में तो घूरना तो नजर नहीं आता होगा। हाँ, चस्के जरूर लिए होंगे नहीं आपने। नहीं, वो आंखों आंखों से देख के, और फिर एक्सप्रेशन भी, तो मुंह से आवाजें भी तो निकलती है ना कुछ ना सही कुछ। बात है। और वो जिसे कहते हैं कि एक इंतहाई ठरकी कैरेक्टर जिसे कहा जाए हमारी माशाल्लाह। कराची की जबान में, तो वो ठरकी कैरेक्टर था। यानी बचपन की सारी भड़ास निकल गई हर की जो करेक्टर कभी से। जो कभी ना किया वो करने का मौका मिल गया, वॉइस और ओवर के इसका चक्कर भी में चस्का मिल गया कि ये ठरकीपन क्या होता है, और उसको भी इंजॉय किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। वो किरदार अपने ऊपर तारी ओ कर गए। माय गॉड, उफ, तस्लीम साहब, वो इतना जबरदस्त दिन था कि जिस दिन उसका एक बहुत ही इंतहाई, क्योंकि उसके बाद वो वाला पार्ट जो था ना, वो तकरीबन मोर और लेस फिर वो रिपीट होता रहा कहीं ना कहीं। सही है। मगर ये कि वो जो था इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने घर में उसने सुराख किया हुआ है, दूसरे कमरे में कोई चल, औरत है उसको देखने के लिए। आप सोचते थे कि ऐसा मैंने क्यों नहीं किया। और और फिर जो उसकी हरकतें थी और वो उसकी आवाजें जो उसने निकाली, तो वो मैंने उसके रोल में आके सिंक जाहिर आप तो करके करते ही थे कि वो नहीं है, वो मैं हूँ। आप वो बन गए जो वो जी था। जी, तो बस वो उसको मैंने अदा किया हम्म। और मैं कर गया। उसके बाद वो उसकी रिकॉर्डिंग गई, जो उनके सीनियर्स थे वहाँ उनके पास, कि भाई देख लें उसके कहीं अमेंडमेंट करनी है, तो वो बाहर से कहकहों की आवाजें आ रही, पूरा मतलब 4-5 लोग वहां पे बैठ के देखते थे, और वो कह कहे मार मार के हंस रहे हैं। उसके बाद एक साहब आए, दरवाजा खोला और कह रहे, नजमी साहब, हम आपको ऐसा नहीं समझते थे। तो वैसे दैट, वैसे मैं भी आपको ऐसे नहीं समझता था। नहीं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था सही है। कि मैंने उसको प्रोफेशनली, मैंने इस खूबी, क्योंकि आप देखें जैसे फिल्मों में कोई विलन होता है, जी। तो दाद, पब्लिक की दाद ये होती है कि लोग उससे नफरत करना शुरू कर दें। सही बात है। तो वो कहता है कि मैं कामयाब हो गया, कि मैंने अपना रोल पूरी सच्चाई से अदा किया। वैसे एक बात तो बताएं, वो उस लफंगे का रोल आपने अपनी जिंदगी से निकाला कैसे। वरना होता है कि आदमी अगर हिट हो जाए ना तो तो उसी में खोया रहता है। स्टूडियो से निकलते ही निकाल दिया था। हाँ, जी। ये तो समझ आती बात ये। हाँ, तो चलें, ये तो बड़ी मजे की बात हुई, और इसमें मैं कभी, काश मुझे मौका मिले, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है वॉइस ओवर वगैरह का। अच्छा। और लेकिन ये कि जाहिर है कि कभी ना वक्त ना मिल सका। अब मैं आता हूँ उस हिस्से के ऊपर जी जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी थी। जी जरूर। ये तो सब तमहीद थी। ये पिछली 3 किस्में तमहीद थी खाली। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एमएनजे में आप गए और आपने जावेद जब्बार साहब को देखा, और आपने देखा कि भाई जो एडवर्टाइजिंग है वो सिर्फ और सिर्फ बेचने का नाम नहीं है, बल्कि बिल्कुल आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल्कुल। आप किस मुआशरे में हैं, उसकी क्या ज़रूरियात हैं, और कुछ ना कुछ करें। एब्सोल्युटली जी। ये फिर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब आए, तो ये एक आपके ज़हन में था कि एडवर्टाइजिंग से सिर्फ कमाना नहीं है, बल्कि समाज को कुछ देना भी है। जी हाँ। तो अब बताइए ज़रा, आपने क्या-क्या किया एडवर्टाइजिंग? कुछ तो मुझे मालूम है, कुछ चीज़ों का जी मुझे मालूम है। जी, मैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बस स्टाफ एक्चुअली से स्टार्ट किया? एक्चुअली जावेद साहब के पास मैं जिस ज़माने में था, और मुझे उस कोटेशन ने इंस्पायर किया था, तो उसके बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि कहाँ-कहाँ, कैसे मैं क्या कर सकता हूँ। आर्ट यानी एडवर्टाइज़िंग में जो यूँ समझिए कैंपेन्स चलती हैं,
तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ऑडियो विजुअल होता है उसका, जो फिर टीवी कमर्शियल्स होते हैं, प्रिंट मीडिया है जिसमें आप अखबारात में इश्तिहार चलाते हैं, उसके बाद आउटडोर एडवर्टाइजिंग। तो मुझे गैप नज़र आया और मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई टू सर्व पब्लिक थ्रू आउटडोर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। तो मैंने कोशिश ये की कि ऐसे आइडियाज़ मैंने सोचने शुरू किए कि एडवर्टाइजिंग के पैसे को मैं, यानी यूँ समझिए कि आवाम की बहबूद के मंसूबों पे कैसे ला सकता हूँ। सही, बिल्कुल सही। तो वो मैंने उनके पास जॉब करने के ज़माने में ही मैंने एक फ़ाइल बनानी शुरू कर दी थी अच्छा। उन आइडियाज़ की। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला, अपनी शाख और अपना घोंसला बनाने की कोशिश की मैंने। जब मैं मिसाल के तौर पे, जैसे पहले तो अपनी शाख ढूँढी ना मैं कि जिस पे बैठ सकूँ, फिर घोंसला बनाया, शादी कर ली। तो वो जब मैं शाख पे बैठा तो फिर मेरे लिए वो मौका था कि जो मैं चाहता था वो मैं उसको करूँ। अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो जो सबसे पहला मंसूबा मैंने बनाया था, वो बनाया था बस शेल्टर्स का। और मैं पायनियर हूँ इस कॉन्सेप्ट पे कि कम्युनिटी सर्विस स्ट्रक्चर्स जो हैं, जिसमें बस शेल्टर्स हैं, जिसमें ओवरहेड पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू जो है उसको चैनलाइज करके लाया जाए और उसके ज़रिए उसको सब्सिडाइज किया जाए, डेवलप किया जाए अवामी बहबूद के मंसूबों को। तो चुनांचे मैंने एक पूरी प्लान बनाया और उसके बाद में उसके ऊपर मैंने पूरी मेहनत की, उसके बस स्टॉप्स के रेट्स ये वो सब निकाल के, और उसके बाद एक पैकेज बना के मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज को अप्रोच किया कि आपका जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है, आप उसको उसका एक हिस्सा आप इसके ऊपर भी लगाएं। सही। ठीक है, बजाय इसके कि आप बिलबोर्ड लगाएं, बिलबोर्ड की जगह आप बस शेल्टर डेवलप करें, उस पे लगा दे। उससे आवाम को फायदा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए बात यह है कि मल्टीनेशनल कंपनी के पास बेहिसाब बजट होता है। काम करने वाले वहां पे गोरे नहीं बैठे हुए, काम करने वाले पाकिस्तानी बैठे हुए। जी बिल्कुल। तो मैंने उनको इमोशनली मैंने उनको टच किया। मैंने कहा भाई, इतना रेवेन्यू आपके हाथ में है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिससे आपकी कौम को फायदा हो। तो वो लोगों की समझ में कुछ टाइम के बाद मेरी बातें आना शुरू हो गई, और उसके बाद फिर उसी दौरान मेरी शादी हो गई। बस शेल्टर्स का प्रोजेक्ट जो है उसका मुझे अप्रूवल मिल गया था, एडवांसेस मिल गए थे, और मैंने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए थे बस शेल्टर्स के। और फिर उसके बाद जो है वो, जो हमारी उस वक्त की सियासी क़यादत थी, उसने उसको बुलडोज कर दिया सारे प्रोजेक्ट को। तो हालांकि उसमें फायदा था। बिल्कुल फायदा था, इनको सियासी फायदा भी था। हाँ। इनको सियासी फायदा भी था, लेकिन शायद जाती फायदा नहीं था। अब मगर जाती फायदा नहीं। हाँ। हाँ, हाँ, मुझे कहा एक साहब ने, हाँ। जब मैं बहुत एफर्ट कर रहा था कि मेरा जो अप्रूवल जो उन्होंने मुझे दी थी तो वो बहाल हो जाए किसी तरह से, तो एक उनके चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो मुझसे कहने लगे कि ये आपको नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे भाई, अपना ज़ाती इंटरेस्ट भी तो होता है, आप तो कुछ दे नहीं रहे। आप तो कह रहे हैं कि मैं आपसे ले नहीं रहा, बल्दिया से कुछ नहीं ले रहा मैं पैसे बाहर से लाऊंगा, इसको डेवलप करूंगा, रन करूंगा और टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को, डिस्प्ले टैक्स दूंगा, मगर लैंड रेंट वगैरह या रिश्वत वो मैं नहीं दे रहा। तो कहने लगे कि जब आप कुछ दे नहीं रहे इनको, तो ये आपको क्यों अलाउ करेंगे। तो खैर वो मेरी बात समझ में थोड़ी आ सी गई। मिसाल मैं आपको दूं बिलबोर्ड की। बिलबोर्ड का आप चूंकि आपकी इतनी फील्ड है, ये आपको अंदाजा जी हाँ। होगा कि बिलबोर्ड में जाहिर है कि जो भी बलदियाती इदारों के कैंटोनमेंट के टैक्स वो तो खैर पूरे होते ही होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा अंडर हैंड मनी दी जाती है वो कि इसकी लोकेशन को 40 फीट आगे पीछे करने की अप्रूव जगह से है। जी हाँ। ठीक जी है, हाँ। कि जगह ये एक्स अप्रूव हुई है, खिसका के इसको वाई पे लगाना ताकि विजिल में जाए। इस पे काफ़ी लंबी लंबी रिश्वतें होती है। जी इतनी हाँ। जैसे अजीब व गरीब सा मामला है ये कि वो वाकई आप नहीं मतलब नहीं हाथ। नहीं, ये सर अजीब गरीब नहीं है। इसे मैं कहता हूँ ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है। जो भी इदारा है, जो भी डिपार्टमेंट है, सबने अपने अपने मेथड्स डेवलप किए हुए हैं हाउ टू मेक मनी। ठीक है, आप जब किसी नए अफसर के पास जब आप जाते हैं और आप जाके बैठते हैं, बात करते हैं किसी प्रपोजल पे, किसी आइडिया पे, तो मतलब वो ये कहता है कि अच्छा
तो मेरे लिए इसमें क्या है, ठीक है। आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, ब्यूरोक्रेट के पास, जिससे आप बहुत अरसे के बाद मिल रहे हैं और आप मतलब गुडविल विजिट आप पे करने के लिए गए, मकसद कुछ नहीं है आपका, तो कहता है कोई आइडिया लाओ यार। तो आइडिया लाओ का मतलब ये कि कोई ऐसा आइडिया लाओ कि जिसमें खुद भी तुम्हारा खाओ भी भी बने, खिलाओ। हमारा भी बने। हाँ, हाँ, सही है। तो ये कल्चर हो गया है। और एक टाइम होता है आपका जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप आइडियलिस्ट होते हैं। जैसे जावेद साहब ने एक सोच की एक सिमत दे दी थी, मगर ये जैसे कहा जाए कि मैं ये कहता हूँ अब नहीं सोचता मैं इस तरह से, पब्लिक के फलाह के मंसूबे वगैरह जो है, अब मैं डरता हूँ क्योंकि आई हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर, और अब मेरे अंदर वो एनर्जी भी नहीं रही। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी ज़माने में मैं आइडियलिस्ट था, अब नहीं हूँ, अब समझ आ गई है। अच्छा, मैं ये जो अगर याद पड़ता है थोड़ा, एक आध दफ़ा आपसे पहले बात हुई थी कि जो आपका जो बस का जो प्रोजेक्ट था, उसमें ना सिर्फ ये कि आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा भी ले लिया था काफ़ी, जी हाँ, बल्कि आपने फिर जाके हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं आई एम बैंकक्रप्ट, मैं ये पैसे वापस नहीं कर सकता जी हूँ। हाँ। वो क्या स्टोरी थी? वो बस जो एडवांस मिले थे उससे बस शेल्टर्स बनवा लिए थे, और जब वो परमिशन उन्होंने रिवोक की, तो उसके बाद जो है मैं कोशिश करता रहा बहाल करने की। 2 साल मैंने एफर्ट की, भाग दौड़ करता रहा, अल्लाह के वास्ते बहाल कर दें, आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, और ये बस शेल्टर्स बने हुए हैं, लग जाएँगे। हाँ। तो नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो 2 साल जब हो गए तो मैंने आई हैड गिवन माई सेल्फ अ टारगेट कि भई इतने, इससे ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना। तो गुड मैंने, मनी चेज़ेज़ बैड मनी। हाँ, तो मैंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैं, लीवर ब्रदर्स ने और कुछ और कंपनियों ने एडवांसेस दिए थे, तो कुछ के तो मैंने वापस कर दिए थे, इन टाइम मैंने वापस कर दिए थे कि जब ज़रूरत होगी तो ले लेंगे। लीवर के जो थे पैसे वो मेरे ऊपर खड़े हुए थे, 50% एडवांस किया था उन्होंने मुझे। और बहरहाल मैं उनके पास गया, मैंने बताया, उनके ब्रांड मैनेजर थे, मैंने कहा जी ये हालात हैं, 2 साल हो गए, और मैं उनसे इन टच रहता था, प्रोग्रेस बताता रहता था कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ इसके ऊपर, बिकॉज़ दे वर वेरी कीन, क्योंकि उनके समझ में आ गया था ना कि इसका बेनिफिट क्या है इनको। तो खैर बहरहाल मैंने उनको बताया जाके, मैंने कहा जी ये हालात हैं, और अब मैं जो है हाथ उठा दिए मैंने इससे, और हमारे पास, कहने तो फिर अब क्या होगा? मैंने कहा मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ। व्हाट डू यू मीन बैंकरप्ट हो गए हो, तो फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर ये कि मैं आपसे, एक मेरी दरख्वास्त है, मैं भाग नहीं रहा, आई एम हियर, आई वुड लाइक टू पे योर मनी बैक, हुँ। मगर आप मेरी दरख्वास्त ये है कि आप मुझे ब्लैकलिस्ट नहीं करें, हुँ। और मैं आपके पास आइडियाज़ लेकर आऊँगा, मेरे पास, क्योंकि आई एम एन आइडिया मैन, तो मैं आपके पास वर्केबल आइडियाज़ लेकर आऊँगा, और उसमें से कोई चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो आप उसको अप्रूव कर दीजिएगा। तो जो आप पैसे मुझे देंगे तो मैं उसको ग्रेजुअली एडजस्ट करा दूँ, सारे सही है, पैसे। सही है। अच्छा खैर वो फिर बुला के लेकर आए, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर थे, उनके सामने उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको बताएँ अपना मैटर। मैंने सारा एक्सप्लेन किया उन्हें, तो वो कहने लगे कि यार ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ, और सही है, आई थिंक वी शुड गिव हिम अ चांस लाइक अच्छा, दैट। हाँ, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच थी उनकी। बहुत प्रैक्टिकल थी, बहुत हाँ, प्रैक्टिकल। एंड इवन द ब्रांड और मैनेजर, बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच हिज थी। नेम वाज रुस्तम बोगा, ही वाज अ अच्छा, वंडरफुल पर्सन, हाँ। ज्यूल ऑफ अ पर्सन। तो वेरी ये डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग। के बावजूद इन्होंने आपको डिफ़ॉल्ट के बावजूद प्रोटेक्ट किया, उन्होंने और उन्होंने कहा कि अगर अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने काम से, इफ यू आर अ गुड प्रोफेशनल, इफ यू हैव अ गुड आइडिया, इफ यू हैव द कैपेसिटी टू डिलीवर, तो लोग आपके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप मैन ऑफ इंटेग्रिटी भी हैं, कि अगर आपको लॉस हो गया है तो आप उसे कहते हैं कि ये लीवर का लॉस नहीं है, ये मेरा लॉस है, व्हाई शुड, आई एम सॉरी, कि लीवर शुड नॉट सफर। तो ये जो इंटेग्रिटी थी वो उनको टच की। हाँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये वाली जो अप्रोच है, हम्म, सच्ची बात ये है कि मैं बहुत बड़े-बड़े कामयाब बैंकों में भी नहीं देखता हूँ कि जी जिनके साथ हम समझते हैं कि क्लाइंट के साथ जो इनका रवैया है, या ताल्लुकात जो हैं पुराने, क्लाइंट दिल का बुरा नहीं है लेकिन हालात ख़राब हो गए इसके, जी हाँ, लेकिन वो मौका नहीं देते हैं। जी पहला हाँ, इंटरेस्ट भी, ये भी, वो भी।
जी कि हाँ। वो नतीजा होता है कि उनका अपना असल भी डूबता है इस चक्कर में। नहीं, होता ये है कि यू सी समटाइम you go by the books, sometimes you think by your mind, and sometimes you listen to it through your heart. सही बात है। तो जब आप अपने दिल से सुनते हैं, क्योंकि ये साइंस अभी कहती है कि जो फैसले आपके दिल के होते हैं वही पायदार फैसले होते हैं। आपका दिल, अल्लाह की शान है कि आपका दिल अगर गवाही नहीं दे रहा किसी चीज की तरफ, आप मत जाएं, चाहे आपको आपको कितने भी शवाहिद मिलते हो उसके अगेंस्ट, उस फैसले के अगेंस्ट, मगर आप दिल की सुने। क्योंकि वो तो आपका स्टेक होल्डर है। मैं समझता हूँ कि जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उनके जाहिर है कि पाइपलाइन में जहाँ से पैसे आ रहे हैं, जो सप्लायर्स हैं वो उनके स्टेक होल्डर हैं, जो उनसे परचेज करते हैं वो उनके स्टेक होल्डर हैं। तो आप इसको मैकेनिकली सोच नहीं सकते हैं, बल्कि आपको दिल से सोचना पड़ता है कि अगर ये आदमी नहीं कर पाया है तो क्या इसके अंदर कोई खराबी है या वाकई ये सर्कमस्टेंसेस का शिकार है, और अगर वो सर्कमस्टेंसेस का शिकार है तो उसकी केयरिंग करनी पड़ती है। जी हाँ, ये जो जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो आपका दौर था, एक्चुअली आप जिस तरह आप अगर बैंक्स की बात कर रहे हैं ना, तो आप जिसे कहा जाए कि आप उसे ग्रो तो करने दें। मिसाल के तौर पे पहले तो आप हेज अगर लगाते हैं तो आप पहले हेज को ग्रो करने देते हैं, जी फिर ट्रिमिंग करते हैं ना। तो हमको अगर अपने मुल्क में यानी कारोबारी लोगों को अगर हमने बढ़ावा देना है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, तो हमें पहले तो उनको खड़ा करना पड़ेगा। सही बात है। तो सफर आपका चलता है, आप बस स्टॉप राइड से फिर आप आए कियोस्क के ऊपर। नहीं, कियोस्क पे नहीं आया। इन हाँ बिटवीन लीवर ब्रदर्स के जो पैसे थे वो मैंने उनको मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स दी हाँ एडवर्टाइजिंग हाँ हाँ के हाँ लिए, हाँ। वो साइट्स दी उनको। और वो ब्रांड मैनेजर थे अपने टी ब्रांड्स जो हैं लीवर के, उसके ब्रांड मैनेजर थे जी जी जी, बोगा साहब। तो वो मैंने उनको फिर वो याद है मुझे वो बड़ी बड़ी दीवारों पे, जी खद आजम दीवारों पे जो आपके। जी हाँ, लिप्टन ताज़ा की जी एडवर्टाइजिंग की मैंने। जी, और वो जिसमें आपने तकरीबन ज्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग और फ्लैटों के दीवारों को इस्तेमाल किया जी था, हाँ, जी हाँ, बजाय कोई अलग से कोई जी हाँ। बिलबोर्ड लगाने के लिए। तो वो बड़े टफ टाइम्स थे जब ये शुरू हुआ था, बस शेल्टर्स नाकाम होने के बाद। तो वो मैं तो बैंकरप्ट हो गया था, आई वाज ऑन द रोड। और बड़े बुरे स्ट्रगलिंग फेज के अंदर आ गया था मैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे। तो बस उसी में अल्लाह ने मदद की कि वो एक दिन मैं इसी तरह पैदल आ रहा था शदीद गर्मी में, मैंने बहुत बड़ी दीवार के ऊपर एक बैटरी का ऐड मैंने पेंट होते हुए देखा, झूले से लटक के आर्टिस्ट कर रहा था। तो मुझे बड़ा टच किया और मैंने कहा कि या अल्लाह कुछ ऐसा ही काम सेट करा दे जो कि दुनिया को नज़र भी आए, मेरी पहचान बने हाँ सही है। और मैं उससे कमा खाऊं। तो बस वो मैं दफ्तर में आके बैठा हूँ अपने, और मेरे दिमाग में आया कि मतलब लिस्ट बनाओ उन दीवारों की कि जो तुम्हारी नज़र में है। तो मैंने और जिस लिस्ट पर अभी बना तक आमिल गोशी बाबा का ध्यान जी नहीं लगा है। जी नहीं, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, वही वो तो मजाक कर रहा हूँ नीचे ये। लगते थे ना, जी जी, मगर वो ऊपर जो थी उसके ऊपर मतलब इस जाहिर है। एडवर्टाइजिंग होती नहीं थी इतनी। हाँ तब पॉसिबल नहीं ठीक था, है, जाहिर है। और बड़े बड़े ब्रांड्स जो थे, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड्स हैं, वो तो थे उन दीवारों के ऊपर ऑलरेडी, मगर ये कि और दीगर ब्रांड्स जो हैं वो नहीं करते थे। और लीवर ब्रदर्स उस वक्त तक आउटडोर एडवर्टाइजिंग भी नहीं करता था। आई वॉज द फर्स्ट कंपनी के जिसने लीवर ब्रदर्स को आउटडोर में वॉल्स पे लेकर आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला चला। फिर उसके बाद नेस्ले का मुझे एक प्रोजेक्ट मिला बहुत अच्छा, वो मैंने किया, पर फिर तो मतलब नीयत बदल गए साफ, हालात। नीयत मंजिल साफ आसान, मंजिल आसान। बेशक बेशक। और कारोबार में ऊंच नीच आती रहती है, जी हाँ, और हमें अपनी भी केयरिंग करनी चाहिए, और हमें अपने स्टेक होल्डर्स जो हैं जी हाँ, उनके भी पास्ट को देखते हुए, सामने रखते हुए उनकी भी केयरिंग करनी चाहिए। बिल्कुल बड़े क्रूल तरीके से फैसला नहीं करना चाहिए कि आदमी डिफॉल्टर हो गया है जी हाँ, और उसका रोटी वाली हुक्का पानी बंद कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सारे उसके अंदर जो था बस का जो प्रोजेक्ट था, ज़ाहिर है बल्दिया में आता था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कौन सी बल्दिया, नेमतुल्लाह खान साहब का तो नहीं तो उसमें हाथ था प्रोजेक्ट की नाकामी में। नहीं, उनसे अच्छा, पहले वाली बोल दिया। नहीं मैं नाम थोड़ी पूछूंगा आपसे। मैं नाम बता भी नहीं रहा। तो फिर ये वॉल दीवारें पोतने के बाद, जी हाँ, क्योंकि आपकी मैंने देखी है शायर फैसल के ऊपर, जी हाँ, हमारे जो
एफटीसी की जो बिल्डिंग बिल्कुल थी बिल्कुल, उसके बिल्कुल सामने बहुत बड़ी आपने बहुत वो बड़ी किया दीवार, था, बड़ा अच्छा आइडिया था बहुत अच्छा। कि पहले आपने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया उन तमाम बिल्डिंगों का जहाँ पे वो अवेलेबल थी, जी, उनको आपने मोटिवेट किया, राजी किया। जाहिर है जी, कि डायरेक्टली लीवर तो नहीं जा सकती थी, जी दोगे नहीं हाँ, दोगे ये। जी हाँ, तो बिल्कुल। और ये इसके क्लिक किया और ऐसा क्लिक किया कि आपके जो कर्जे थे वो सारे उतर गए। जी, कर्ज़े भी उतर गए, उसके बाद फिर वो जो मैंने बताया आपको नेस्ले की कैंपेन हमें मिली, तो वो भी एक ज़बरदस्त मेरी ज़िंदगी में इट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। लेकिन बस शेल्टर के बाद भी आपका वो रहा कि कुछ ना कुछ एडवर्टाइजिंग को और सोशल वर्क को जेल करना चाहिए। वो गया नहीं था उस वक़्त तक दिल के अंदर से ना, वो हाँ, जो शौक था अ, अवामी बहबूद के मंसूबों का, वो शौक कुल्ली तौर पे गया नहीं था। मगर फिर हुआ ये कि 2011 में ग़ालिबन 2011 में डॉन में खबर आई कि कराची में 125 लोगों ने इकोनॉमिक रीज़न और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से खुदकशी कर ली। तो मुझे इस कदर उसका दर्द हुआ कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि अब कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक मंसूबा बनाया कि फूड कियोस्क सेटअप किए जाएँ कराची में और पढ़े-लिखे बेरोज़गार नौजवान जो हैं, अपने ही इलाके में उनको कियोस्क सेटअप करके दिए जाएँ। इसकी बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। आप देखिए बहुत, कि बहुत। आजकल जो ईमानदारी की बात है कि जो आदमी अगर ग्रेजुएशन कर जाता है, तो वो ठेलों के आगे नहीं खड़ा हो सकता, ये फैक्ट ऑफ लाइफ़ है ये, जी हाँ, कि वो आलू प्याज़ ठेले पे नहीं बेच सकता है। लेकिन उसके पास और कोई ऐसे रिस्पेक्टेबल कियोस्क अगर अवेलेबल हों, जैसे मॉल के अंदर मैं देखता हूँ कि जो बाहर की फूड चेन्स वगैरह हैं, वहाँ तो लड़कियाँ भी अच्छे घरों की मॉपिंग वगैरह करती रहती हैं। जी हाँ। माहौल अगर अच्छा हो, तो इन लड़कों को रोज़गार फराहम किया जा सकता है। सर बात ये है कि देखें कुछ सोसाइटी में ना कुछ यूँ समझिए कि लोगों के रुझानात हैं। जी। मिसाल के तौर पे एक यंग लड़का कि जिसकी बहनों की शादियाँ होनी हैं, ठीक है? वो ठेला नहीं लगा सकता। फिर हुँ। लोग कहें अच्छा ठेले वाले की बहन है। रिश्ते में प्रॉब्लम होती है, रिश्ते करने में। तो इसी तरह अगर वो कियोस्क लगाता है और कियोस्क एक रिस्पेक्टेबल कियोस्क असल है। चीज़ वही है, जी हाँ, जो मैंने कहा ना हाँ। केएफसी में लड़कियाँ मॉपिंग करती थीं, जी हाँ, जो ए लेवल पढ़ी हुई थी जी हैं, हाँ, तो बिल्कुल। उनको उसमें कोई शर्म नहीं थी क्योंकि माहौल ऐसा था बिल्कुल उसका। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और दूसरा जो पढ़ा-लिखा नौजवान है ना, वो ओए, गाली और गुद्दी पे हाथ जो है ना, किसी यानी बल्दिया का जो एंटी एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट हो या पुलिस हो, तो उनकी ओए नहीं सुन सकता पढ़ा-लिखा नौजवान। जी। मैं आज भी मैं देखता हूँ ना जैसे फूड पैंडा के जो राइडर्स हैं, पढ़े-लिखे यानी बैचलर्स किए हुए, मास्टर्स किए हुए बच्चे जो हैं ये काम कर रहे हैं और किस तरह से ट्रैफिक पुलिस उनकी ऐसी की तैसी करती है इस कराची के अंदर। मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि वो जो ज़ख्म है वो उन बच्चों पे, उनकी रूहों पे लग रहे हैं वो। सही। तो मेरी ख़्वाहिश ये थी कि मैं इसको इस तरीके से करूँ कि गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, प्रॉपर परमिशन के साथ इनको लगाया जाए। सही तरीके से लगाया जाए कि जिसमें फुटपाथ पर अगर लग रहा है तो पेडेस्ट्रियन मूवमेंट जो है वो हिंडर ना हो, सही बात है। ठीक है? और परमिशन के साथ लगेगा तो सिक्योर्ड लैंड टेन्योर होगा, हुँ, कि कोई हुँ। आके उखाड़ नहीं सकता। हाँ, जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट को ज़रूरत है सड़क चौड़ी कर रहे हैं, तो आप हटा दीजिए, वहाँ से वॉलंटरीली मतलब 100 कदम आगे ले जाएँ आप उसे, कोई मसला नहीं है। तो बात ये कि कुछ इस तरह से मैंने पूरा प्लान बनाया था और उसमें मैं ये समझता हूँ कि बहुत, बहुत बड़ी तादाद जो है नौजवानों की, वो उस कियोस्क से बरसरे रोज़गार होती। उसके बाद उस कियोस्क पे उनके साथ काम करने वाले, असिस्ट करने वाले जो हैं, वो रोज़गार से लगते। घर में फिर उसके फिर उनको जो खाना पका के देने वाले लोग हैं, बावर्ची हैं या उनके घर वाले हैं, अगर कुछ बना के दे रहे हैं, तो वो भी उस पूरा इकोनॉमिक नेटवर्क एक्टिविटी का हिस्सा पूरा बनते हैं। नेटवर्क बन जाता है। हाँ, पूरा नेटवर्क बनता है। तो जी। इससे तकरीबन यूँ समझिए कि मतलब 5-10 लाख लोगों को फ़ायदा होता है कराची में उस वक़्त। अब तो ख़ैर और कराची भी बढ़ गया है हुँ, और हुँ, हुँ। ज़रूरत भी बढ़ गई है और बेनिफिशियरीज़ भी बढ़ जाते अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता। मगर बात ये है कि वो भी आगे चल के जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी के हाथों उसका भी सत्यानाश हुआ उस प्रोजेक्ट का।
और फिर वो वक्त था कि मैंने कहा भाई ठीक है, एक दफ़ा कर लिया एडवेंचर। उस वक्त तो आपकी शादी भी नहीं हुई थी, अब आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, अब आप इस किस्म का एडवेंचर जो है वो बिल्कुल ना करें। तो उस दौरान में, उस सफर में जब आप ये कोशिश कर रहे थे, किसी बैंकर ने ऐसे अप्रोच किया? हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त मुरब्बी, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ, तस्लीम फारूकी साहब, आप यही तो आपसे कहलवाना था मुझे। यूं के ये प्रपोजल जो है मेरा, वो गया था निमतुल्लाह खान साहब के ऑफिस में। जी। तो गालिबन आपका इदारा जो था, पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट, उस जमाने में माइक्रो फाइनेंस को कर जी रहे हाँ, थे क्या? माइक्रो फाइनेंस के प्रोजेक्ट आप तलाश जी कर रहे बिल्कुल, थे जी जी। पाकिस्तान में, और इस सिलसिले में आप गए थे निमतुल्लाह खान साहब के पास कि आप मतलब लोगों को बरसुर रोजगार करने के लिए स्मॉल लोन्स देना चाह रहे हैं। तो वहाँ से शायद आपको उन्होंने मेरे बारे में बताया था, मुझे मुतारिफ कराया था आपसे, और आप मेरे दफ्तर तशरीफ लाए थे। तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन सच्ची बात है कि पाकिस्तान के अंदर जब हम बात करते हैं ना करप्शन की और बेईमानी की, जी हाँ, तो या तो हम नाम लेते हैं टॉप के चंद 2-4 खास सियासतदानों का, वो चोर है, वो बेईमान है, चोर बेईमान है, या फिर हम बाज़ महकमों के नाम लेते हैं, बड़े टॉप के जो है ना, जी हाँ, पुलिस वाले, कस्टम वाले। बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि सरकारी दफ्तरों में भी बड़ी करप्शन है, जी और हाँ, अगर ऊपर वाला कुछ चाहे भी तो नीचे वाले जो है उसको करने नहीं देते काम को, जी क्योंकि हाँ, उनकी करप्शन का रास्ता बंद होता है जी गया। हाँ, और आपका जो प्रोजेक्ट था वो, मुझे खुद भी बहुत अफ़सोस है कि वो उस तरीके से नहीं हो सका, जो और सिर्फ़ रेड फी सुर्ख़ फीते की वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो कोरोना का जब आया है ज़माना, उसके बाद से ज़माना चेंज हुआ है। जी हाँ, और वो सारी चीज़ें, वो एक ज़माने में जो लोग शर्माते थे, अब शर्माते नहीं हैं। जी हाँ, आपने बार-बार नाम लिया फूड पांडा का, तो फूड जी हाँ, पांडा भी लोगों को पता है ना जी कि हाँ, यूनिफ़ॉर्म पहने जो है इसमें आदमी जो है वो ग्रेजुएशन कर चुका है, उसकी जी जॉब हाँ, नहीं मिली थी। जी हाँ, लेकिन क्या बिल्कुल, करे वो? जी डाके हाँ, मारे, वो मोबाइल छीने, जी, या वो फूड पांडा का और बाइकिया का काम करे। तो और अब तो इसके अंदर हमारे यहाँ एक जो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत जिसको हमें मोबिलाइज़ करना चाहिए, और वो है वुमेन एम्पावरमेंट। जी हाँ, कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे आबादी का बहुत बड़ा तबका पढ़ी-लिखी ख़वातीन का है, जो कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, जॉब्स लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी नहीं है। तो ये यकीनन एक फैमिली बिज़नेस को बनाया जा सकता है, जिसमें घर में ख़वातीन पका जनाब, रही हों। जिस वक्त मैंने ये कियोस्क का प्रोजेक्ट कंसीव किया था हुँ। और इसके ऊपर काम शुरू किया था, उसी टाइम पे बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक खोला गया था, जी। उसी वक्त। तो ग्रामीण बैंक कामयाब यूं हुआ कि वो नेशन रिकंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने कौम को दोबारा से तामीर करना था। और हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट जो है वो उसको डेंट इसलिए लगा कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है नेशनल हुँ। रिकंस्ट्रक्शन, पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो इंटरेस्ट होता है मेन। तो ये बदकिस्मती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे, ज़रूरत आज भी है, और आज पहले से कहीं ज़्यादा है। जी हाँ, ताकि जो इतनी बड़ी, देखिए अब सबसे बड़ा मसला ये है न खलील साहब, के आपके यहाँ जो बड़े-बड़े जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाले इदारे थे, कई सालों से उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी बंद कर दी जी है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, कई सालों से, चाहे इसमें रेलवे हो, चाहे इसमें कोई भी हो, सरकारी इदारे हों, स्टील मिल थी, सब कुछ था। तो लड़के कहाँ जाएँगे? जी हाँ, इनको मौका दें कि कारोबार करें। और ये बैंकों को भी चाहिए कि इस दफ़ा माशाल्लाह साल 2 साल से बैंकों में मैं देख रहा हूँ कि अरबा-अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। इसी पे रोते रहते हैं कि टैक्स इतना था, इतना हो गया। भई जब 40% टैक्स था, कुछ आप कुछ और दे रहे थे, 60 है, कुछ आप कुछ और दे रहे हैं। ये जो मर्ज़ी के खिलाफ आप जगह टैक्स दे रहे हैं, जी हाँ, क्यों नहीं कुछ थोड़े बहुत आप नौजवानों के रोज़गार के लिए मौके क्रिएट करने पे लगाते हैं? हुँ। क्योंकि लोग कमाएँगे तो आगे बढ़ेंगे, जब ये कम बढ़ेंगे तो बैंक भी आगे बढ़ेंगे। जनाब, बात ये है कि जब आप बात ये करते हैं कि जैसे मैंने आपसे भी ज़िक्र किया था कि तकरीबन 4-5 लाख लोग जो हैं, उनको बेनिफिट होता है इस प्रोजेक्ट से, कियोस्क के, उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। हुँ। अब तो इसका स्कोप और भी बढ़ गया है। इस इतने लोगों को फ़ायदा होता, तो आप तसव्वुर कीजिए ना कि सालाना कितने बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती, हुँ। तो क्या बैंकों को फ़ायदा नहीं होता इससे? इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख़्याल है आप हिम्मत ना हारें, और अपनी कोशिश जारी रखें, जी, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे जो ताल्लुकात हैं उनसे मैं आपकी मुलाकातें करवाऊँ, ज़रूर।
कि जिसमें वो बैठ के कोई ऐसा रास्ता निकाले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अल्लाह वास्ते फिस्बिल्लाह काम करें, जहाँ उनको 2 पैसे का फ़ायदा आ रहा है, तो ये सोचें कि जब ये छोटे लोग आएँगे, तो वही आपका बड़ा अकाउंट बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो थोड़ी-सी आपको इन्वेस्टमेंट करनी जनाब, पड़ेगी। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। बाद में मैंने जब सर्वे-वर्वे किया, मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता लगा। छोटे-छोटे कारोबार करने वाले लोग, केबिन लगाने वाले लोग, उन्होंने जायदादें बनाई, कोई शक नहीं इसमें ठीक कि है? है। एक ऐसी वहाँ बहुत सी पाकिस्तान मिसालें हैं। चौक पे बन कबाब बेचने वाले जी, जो जी, हैं, जी, जी। उनके पास ठेला लगाते थे वो, जी। ठीक है? अब मेरा ख़्याल है कि 8-10 शटर की दुकान है उनके पास, और वो जहाँ पे दुकान है उसके सामने की पूरी बिल्डिंग खरीद के उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। आई होप ठेला वहीं पे होगा। नहीं, ठेला नहीं है, अब तो वो अच्छा। वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बैठने का बंदोबस्त किया ना उन्होंने, हाँ, लोगों के हाँ, हाँ। पंखे-वंखे लगा के, दुकानें लेके उन्होंने बाकायदा बैठने का बंदोबस्त किया, काम भी बढ़ा लिया। मगर ये तकरीबन 20 साल में वो मल्ट ऐसे बहुत से इदारे हैं, अब स्टूडेंट बिरयानी वाले हैं, जी, जैसे लोग हैं कि जो बिल्कुल फुटपाथ पर से उठे हैं और हाँ। पूरी दुनिया में छा गए। जब ये यहाँ ऑक्शन हो रहा था, ये मेरा ख़्याल है 80s की, मिड 80s की बात है, मिड 80s या 90s की लाइन्स बात। एरिया वगैरह में। हाँ, मिड 80s 90s में जब ऑक्शन हो रहे थे प्लॉट, तो उस ज़माने में स्टूडेंट बिरयानी वाले जो हैं, उनके बारे में मैंने सुना, मेरे एक अज़ीज़ ने बताया कि उनके पास वो आए साहबज़ादे उनके, हाँ। और उन्होंने कहा कि हम कोई कारोबार करना चाहते हैं, हुँ। अलग से, इससे हट के। तो उन्होंने कहा, भई आप क्या करना चाहेंगे? कहने, आप बताएँ, आइडिया आप दें। तो कहने, अच्छा कितना सरमाया लगा सकते हैं आप? तो कहने, 1 अरब तक कोई मसला नहीं। माय गॉड! ये वो जो कि फुटपाथ पे बिरयानी बेचते थे। जी, 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 और ये तब की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आखिर में यही कहूँगा कि बदकिस्मती से हमारे लोगों के कारोबार के सिलसिले में तजुर्बे अच्छे नहीं हैं, उधार वगैरह के, वरना देखा जाए अगर तो बुज़ुर्गों ने ही कहा था कि अव्वल खेती मध्यम व्यापार, जी हाँ, निकट चाकरी भीख नदार, कि खेती-बाड़ी के बाद जो दूसरी जो चीज़ है वो कारोबार ही है। हाँ, और इसमें मैं समझता हूँ कि एक नौजवान लड़के को ये सोचना चाहिए कि आप जब जॉब करते हैं किसी बैंक में, किसी इदारे में, तो आपके पास फेल्योर के 1001 रीज़न्स होंगे। बॉस सही नहीं मिला, दोस्तों ने साजिश कर दी। लेकिन हुँ, जब आप अपना कारोबार करते हैं तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जी फिर हाँ। ये कि आपको अपने आप ही को ब्लेम करना है कि आपने किस तरीके से रास्ता नहीं, वो निकाला। तो आप अपने आप को करेक्ट करते चले जाते हैं जी, ना। तो मेरा ख़्याल है कि इट्स नेवर टू लेट, और जो आपके जो अज़ाइम थे मुझे इसका अंदाज़ा है, जी, और इसीलिए मैंने आपको बुलाया भी था। और यकीनन मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बैंकर्स हैं, वो भी इसको देखेंगे, और मैं उनको बाद में अलग से भेजूँगा ज़रूर, कि ज़रूर। आपको बुलवाएँ और देखें कि भई आज के दौर में हम ऐसा कर हर आदमी चोर नहीं है, जी हाँ, हर पढ़ा-लिखा चोर नहीं जी है। हाँ, बिल्कुल। और बड़ा चोरी करता है तो अरबों की चोरी करता है। जी तो हाँ, क्या कर लेंगे लोग? तो मेरा ख़्याल है इसके साथ याद दिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका। थैंक यू याद वेरी दिया, मच अल्लाह फॉर योर शुक्रिया। टाइम। बहुत अच्छा रहा। अल्लाह